हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जुनीजास जर्नी। और आज मैं कोई व्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस, अपनी डिलीवरी का एक्सपीरियंस। मेरी जो सेकंड डिलीवरी हुई है वो गुरु गोविंद हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है रघुवी नगर में, वेस्ट दिल्ली में, वहाँ पर हुई है। तो वहीं का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। उससे पहले जो मेरी डॉटर हुई थी वो प्राइवेट नर्सिंग होम में हुई थी, और उससे पहले भी जो ट्रीटमेंट्स रिक्वायर्ड थे वो सब प्राइवेट हुए थे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रेगनेंसी में जो चेकअप किए जाते हैं पूरे 9 महीने में, उसमें सिर्फ वेट और बीपी चेक किया जाता है। वहाँ के डॉक्टर्स कभी अपनी सीट से उठकर टमी पे हाथ लगाकर या इंटरनल का भी कुछ चेक नहीं करते। फर्स्ट पॉइंट। फिर बात आती है डिलीवरी की। मेरी डिलीवरी हुई है 28 जून को। मुझे 15 दिन से पहले से, मतलब 37 वीक्स कंप्लीट होने के बाद हुई है, बट बिफोर 2 वीक्स मुझे कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, जिसके लिए मैंने वहाँ पर बहुत बार विज़िट किया। बट उनका कहना था कि वो 38 वीक्स से पहले डिलीवरी नहीं करते। 37 वीक्स कंप्लीट हो गए थे 28 जून को। मैं जनरल चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, वो डिस्कस करने के लिए डॉक्टर के साथ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम आपको डेट नहीं देंगे, आप नेक्स्ट वीक आइएगा, उसके बाद आपको डेट मिलेगी। बट MSS से बात करने के बाद और वहाँ पे और भी जो मेरे हस्बैंड के रेफरेंसेस थे उनसे कॉल करवाने के बाद मुझे एडमिट कर लिया गया। सडन एडमिट किया, मतलब चेकअप के बाद 1 बजे तक हम वहाँ पर वेट कर रहे थे। डॉक्टर्स ने बोला कि लंच हो गया, अभी आप थोड़ा और वेट कीजिए। 1:30 बजे तक हम सिर्फ वहाँ पे वेट कर रहे थे। कुछ कंफर्मेशन नहीं थी, एडमिट करेंगे, डेट देंगे, क्या होगा क्या और नहीं होगा, कुछ कंफर्मेशन नहीं थी। सडन 1:15 बजे डॉक्टर अनुपमा बुलाती हैं और वो कहती हैं कि हम आपको एडमिट कर रहे हैं, और विदिन सडनली आपकी मतलब पल्स वगैरह चेक करती हैं, बीपी चेक करती हैं, और कहती हैं आपका पल्स रेट बहुत हाई है और हमें आपकी अभी सी सेक्शन करना पड़ेगा। मैं लक बाई चांस उस दिन मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ गई थी, हस्बैंड साथ नहीं थे। हस्बैंड को कॉल किया कि आप कहाँ पर हैं, ये एडमिट कर रहे हैं, आप कितनी देर तक आ जाओगे। उन्होंने बोला कि मैं 1 आवर में वहाँ पहुँच जाऊँगा। इतना टाइम तो होगा ही अभी आपके पास, इतना तो टाइम प्रोसेस में लगता है। मैंने कहा नहीं, उन्होंने पेपर वर्क कंप्लीट करवा लिया है और वो विदिन 10 मिनट्स मुझे OT भेज रहे हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ आती है कि कोपीटी के लिए वो लोग इतना प्रेशराइज़ क्यों करते हैं, मुझे समझ नहीं आया। जिस टाइम पे मेरी डॉक्यूमेंटेशन हुआ, मुझे एडमिट किया गया, मैंने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट किए। उस टाइम पे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कोपीटी लगवाएंगे या ऑपरेशन करवाएंगे। ऐसे कि मैं दोनों में से कुछ भी नहीं करवाऊंगी, अभी मैं सिर्फ सी सेक्शन करवाऊंगी अपना, जिसके लिए मैं एडमिट हो रही हूँ। और इन दोनों में से क्या कराना है ये मैं डिसाइड करूँगी आफ्टर सी सेक्शन, अपनी गायनिक से डिस्कस करने के बाद। शी सेड कि नहीं, आपको इनमें से कुछ ना कुछ तो चूज़ करना पड़ेगा। मैंने बोला कि नहीं, मुझे इन दोनों में से कुछ भी चूज़ नहीं करना। मेरे बार बार मना करने के बाद उन्होंने मुझसे डिक्लेरेशन ले लिया और OT भेज दिया। OT में ऑपरेशन के लिए भेजने से पहले जो वहाँ का स्टाफ है वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करता है। उस टाइम पे जब उन्होंने चेक किया कि मैंने दोनों में से कोई भी प्रोसेस के लिए एग्री नहीं किया है, तो वहाँ का स्टाफ इतना रूडली बोलता है कि नेक्स्ट टाइम आओगे तो हम आपको लेंगे नहीं मीन्स। मैंने बोला मुझे थर्ड बेबी करना ही नहीं है और मैं यहाँ आऊँगी ही नहीं, मुझे नहीं आना है, मुझे प्लान ही नहीं करना है। तो कहते हैं आप इनमें से एक चीज़ चूज़ कीजिए। मैंने कहा इन दोनों ऑप्शंस में से मुझे किसी के साथ नहीं जाना है, मैं गायनिक से डिस्कस करके कोई और भी ऑप्शंस होते हैं वो डिसाइड कर लूँगी। उसके बाद ठीक है, मुझे OT भेज दिया जाता है। 3:15 बजे मेरा बेबी डिलीवर भी हो जाता है। उसके बाद मुझे स्टिचेस लग रहे होते हैं, और वहाँ पे जो डॉक्टर अनुपमा है, शी इज़ सीनियर डॉक्टर, वो स्टिचेस लग रहे होते हैं और वो ऑपरेशन बीच में रुकवा देती है। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मैंने दोनों में से कोई ऑप्शन चूज़ नहीं किया है, और उनका कहना था कि मुझे कोपीटी लगवाना चाहिए। मतलब ये डिस्कशन ऑलरेडी 2 टाइम्स हो चुका था। उसके बाद थर्ड टाइम पे सी सेक्शन ही रोक दिया है 10 to 15 मिनट्स के लिए। स्टिचेस लगने बंद, डॉक्टर रुक गई थी, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था भैया स्टिचेस नहीं लगाएंगे। वो मेरे हस्बैंड से आर्ग्यू कर रही थी उस डॉक्टर अनुपमा कि आपको इनमें से एक चीज़ चूज़ करनी चाहिए, और लास्ट में गुस्से में कहती हैं कि ठीक है, आपको नहीं करवाना तो अपनी जाके कोपीटी नसबंदी करवा लीजिए। मेरे हस्बैंड ने उस टाइम बोला कि चलो ठीक है मैम, मैं करवा लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको अंजलि को स्टिचेस लग रहे हैं, आप वो करवा दीजिए, एटलीस्ट उसका सी सेक्शन जो बीच में रुक गया है वो कंप्लीट करवाना है। तो इतना ज़्यादा वहाँ पे मेंटली टॉर्चर हमें इस चीज़ के लिए किया गया। उसके बाद चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेबी डिलीवर हो जाता है। उसके बाद वहाँ से मुझे ऑब्जर्वेशन वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। ऑब्जर्वेशन वार्ड में शिफ्ट करने के बाद मुझे कंटिन्यूसली सी सेक्शन का ग्लूकोज चढ़ता है।
वो ट्रिप चढ़ रही थी, बट उन्होंने मेरा यूरिन बैग इस तरीके से लगाया था कि वो पास ही नहीं हो रहा था। और विद इन 1 आवर मुझे इतना ज़्यादा पेन फील होने लग गया था स्टमक में। जब वहाँ पे वो चेकअप के लिए आया तो मैंने उनको बोला कि मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि जो आपको एनेस्थीसिया दिया था उसका असर कम हो गया हो। तो मैंने मदर इन लॉ को बोला कि इतनी जल्दी एनेस्थीसिया का असर कैसे ख़त्म हो सकता है, क्योंकि बेटी भी मेरी सी सेक्शन से ही हुई थी, वो मुझे पता है कि कितने टाइम तक असर रहता है। तो उन्होंने कहा नहीं, मदर इन लॉ ने बोला कि डॉक्टर बोल रहे हैं हो सकता है वो पेन किलर का इंजेक्शन दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद जो वहाँ पे स्वीपर हैं वो आई, उन्होंने चेक किया कि 1 डेढ़ घंटा होने के बाद भी यूरिन बैग अभी तक खाली कैसे है। तो उन्होंने जाके डॉक्टर को बोला कि पेशेंट का यूरिन बैग अभी तक खाली है, आप एक बार चेक कर लीजिए। तो डॉक्टर आया, उन्होंने चेक किया, यूरिन बैग ही ढंग से नहीं लगा हुआ। उसके बाद एक बार चेकअप होने के बाद फिर एक डॉक्टर आती हैं जो यूरिन बैग को चेंज करती हैं, क्योंकि वो प्रॉपर लगा नहीं था। मतलब सी सेक्शन के 2 घंटे के अंदर वो मुझे बोलती हैं कि पैर ऐसे करो, आप ऐसे करो। लिटरली इतना पेन हो रहा था, इवन आई कैन टेल यू कि इतना मुश्किल था वो चीज़। उसके बाद चलो ठीक है, गलती से हो गया होगा। उसके बाद वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही वहाँ पर 7 बजे, मतलब 3:15 बजे डिलीवरी हुई है, और 7 बजे वो आपको खड़ा कर देते हैं कि आप अपने कपड़े चेंज कीजिए, जो आप हॉस्पिटल के कपड़े हैं वो आपको देने होंगे। मतलब आप इस हालत में नहीं होते हो कि आप खड़े हो पाओ, मतलब हिल भी पाओ, लेकिन वहाँ पर आपको सबसे खुद सारी चीज़ें खुद से करनी होती हैं। वहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए भी अवेलेबल नहीं होता। या तो आप कीजिए या आपके साथ जो भी है अटेंडेंट वो करेगा। अब अटेंडेंट भी कपड़े तो चेंज नहीं कर सकता। तो वहाँ पर मतलब ये चीज़ बहुत वियर्ड थी कि इतना पेन हो रहा था और पेन किलर भी नहीं दिया जा रहा था कि 8 बजे शिफ्ट ख़त्म हो गई है स्टाफ की, नेक्स्ट शिफ्ट वाले जब आएंगे, मॉर्निंग का स्टाफ आएगा, वो आपको पेन किलर्स देगा। उसके बाद चलो ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, डेली कोई ना कोई नई प्रॉब्लम होती है। अगर मैं आपको डिटेल्ड में सारी चीज़ें बताने जाऊँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब वहाँ पर आप दर्द में तड़पते रहो, कोई अगर आपको चेक नहीं करेगा, और इवन अगर पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट है वो 2 से तीसरी बार बुलाने चले जाएंगे तो उनकी इतनी बुरी तरीके से इंसल्ट की जाती है, ना उल्टा सीधा बोला जाता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ वर्ड टू वर्ड। उसके बाद 4th डे पर, मतलब सेकेंड डे ठीक से निकलता है, 3rd डे पर मुझे ऐसा लगने लगता है कि मेरी बेबी को जॉइंटिस है। मॉर्निंग में जो डॉक्टर आते हैं मैं उनसे बोलती हूँ, वो बोलते हैं कि नहीं, नहीं लग रहा है। आफ्टरनून में जो आते हैं उनसे बोलती हूँ, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नाइट में आते हैं, मतलब जितनी बार डॉक्टर्स बच्चों को चेक करने आ रहे थे, मैं उतनी बार बोल रही थी कि मुझे लग रहा है कि इसको जॉइंटिस है, आप एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिए। क्योंकि मेरी बेटी को भी हुआ था, और एक टाइम के बाद जब वो उसको जॉइंटिस का ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फोटोथेरेपी के लिए रखना पड़ता है, और बच्चे को मुझे लगता है कि तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो मैं बार बार बोल रही थी, लेकिन कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। 4th डे पर डॉक्टर आती है, मैं उनसे बोलती हूँ, कहती हाँ लग रहा है। और वो मॉर्निंग में उसका ब्लड सैंपल लेते हैं। ब्लड सैंपल लेने के बाद मतलब हमें नीचे भेज दिया जाता है। वहाँ पर बेड्स नहीं होते, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं उस दिन। बट लेकिन सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हमारे बेबी को जॉइंटिस है नहीं है, उसकी रिपोर्ट्स कहाँ से मिलेंगी, उसका ट्रीटमेंट कौन करेगा, कुछ नहीं पता होता वहाँ पर। मॉर्निंग में सैंपल ले लिया, जिस वार्ड में भेजा उस वार्ड में बेड नहीं था। हम लोग पूरा टाइम हॉस्पिटल में घूम रहे थे, कभी कहीं बैठ रहे हैं, कभी कहीं बैठ रहे हैं बच्चे को लेकर के, क्योंकि जहाँ भेजा है वहाँ वार्ड ही नहीं है, बेड ही नहीं है, तो आप कहाँ बैठोगे। और बार बार पूछे जाने पे यही बोला जा रहा था जब बेड खाली होगा तो आप बेड ले लेना, तो आप वहाँ पर बैठ जाना। ठीक है, मॉर्निंग में सैंपल लिया गया था। आफ्टरनून में हमने पूछना शुरू किया कि जॉइंटिस की रिपोर्ट कहाँ, कितने बजे आएगी, कहाँ मिलेगी, कहाँ से मिलेगी। कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। उसके बाद लास्ट में हम इतना परेशान हो गए कि हमने कहा कि ठीक है, आप हमें डिस्चार्ज दे दीजिए, हम अपने बच्चे का ट्रीटमेंट जो है बाहर से करवा लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एक इतना ज़्यादा मेंटली वहाँ पे टॉर्चर हो रहा था कि उसको टैकल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। आप एक पेरेंट्स अपना दर्द तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अच्छा अगर बच्चा पर दर्द में है ना, तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकते।
और जब हम नीचे आए और इतने सारे पेशेंट्स को देखा, तब हमें पता चला कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जॉइंटिस है और जिनको फोटोथेरेपी की ज़रूरत है, लेकिन उनके पास खाली नहीं है। जब आपके पास स्पेस खाली नहीं है तो आप डिस्चार्ज कर दीजिए ना। एटलीस्ट पेशेंट अपने बच्चे को बाहर ले जाके उसका वहाँ तो ट्रीटमेंट करवा ले। उसके बाद 4 बज गए। 4 बजे बोला गया यहीं पर डॉक्टर आएगा और यहीं से आपको रिपोर्ट मिलेगी। 5 बज गए, 6 बज गए। फिर हम लोगों की हिम्मत हार गई कि अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। कभी कहीं भाग रहे हैं, कभी कहीं भाग रहे हैं। जिनका रेफरेंस था वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और बच्चा मेरा कंटिन्यूसली सोई जा रहा है और जॉइंटिस उसका पीलापन बढ़ता जा रहा है। लास्ट में हार करके जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट उस दिन राउंड पर थी, मैंने लिटरली उनके आगे आपको मैं बताऊँ हाथ जोड़े कि प्लीज़ मैम मुझे डिस्चार्ज करवा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे जो रिपोर्ट उनके पास थी उसमें 13.8 इसको जॉइंटिस था। शी सेड कि आज सैटरडे है और आज 13.8 है, हम जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं वो 14 पे करते हैं। हम कल मॉर्निंग में फिर सैंपल लेंगे, अगर इसका जॉइंटिस बढ़ गया तो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। बट जब हमें पता है कि आपके पास फोटोथेरेपी के लिए मशीन अवेलेबल नहीं है तो आप क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे? और एक दिन और रख के जॉइंटिस एक बार तो बढ़ता है, ये बात तो सबको पता है कि एक बार वो बढ़ता है उसके बाद कम होना शुरू करता है। तो आप मतलब वेट कर रहे हैं कि जॉइंटिस जब बढ़ेगा तब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। उनके से बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद और अपने नॉलेज में जितने लोग मतलब हॉस्पिटल लाइन में हैं उनसे डिस्कस करने के बाद वी डिसाइडेड कि वी विल टेक लांबा। और लांबा का जब हमने वहाँ पर नाम लिया तो सारे इतना शॉक्ड और ऐसे देख रहे थे कि क्यों आप लांबा कैसे ले सकते हो, मतलब एक राइट है वो भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो वहाँ पर। इसलिए हमारी फैमिली में है वो हॉस्पिटल लाइन में है, शी नोज़ एवरीथिंग अबाउट द रूल्स एंड ऑल। उन्होंने हमें बताया कि आप लांबा लो और आप वहाँ से निकल जाओ, मेरी सिस्टर इन लॉ ने। अदरवाइज़ वहाँ मतलब पूरा टाइम हम लोग परेशान होते रहते, कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और लांबा लेने के लिए भी बहुत स्ट्रगल किया है हमने। इजीली डॉक्टर्स वहाँ पे लांबा भी देने को तैयार नहीं थे। और हुआ यही कि उनकी लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि सैटरडे उन्होंने डिस्चार्ज करने में 9:45 बजा दिए, 9:30 9:45, और सैटरडे फिर हम इसको किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा पाए क्योंकि बहुत लेट हो गया था। हमें जहाँ इसको लेकर जाना था वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते, संडे डॉक्टर कोई अवेलेबल नहीं होता। मंडे जब हमने इसको एडमिट करवाया तो इसका जो जॉइंटिस था वो 16.7 पहुँच गया था। उनकी लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि जहाँ मेरा बच्चा उस टाइम पर नर्सरी में 1 या 2 दिन में ठीक हो जाता, ये 5 दिन वहाँ पर रहा। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ ये जो 5 दिन वहाँ पर रहा, पेन बर्दाश्त किया, हमने स्ट्रगल किया, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? और वहाँ पे हमारे जैसे बहुत सारे पेशेंट्स थे, मतलब हम तो लांबा लेकर फिर भी अपने बच्चे को ले आए जिनका जॉइंटिस इससे बहुत ज़्यादा था, फिर भी उन बच्चों को ट्रीटमेंट नहीं मिलता। वहाँ का डेथ रेशियो बच्चों का इतना हाई है। क्या कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट? एटलीस्ट वहाँ जाके ग्राउंड रिपोर्ट चेक तो कीजिए कि वहाँ क्या हालात हैं। पैथेटिक सर्विसेज, बहुत गंदा एक्सपीरियंस।